एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो पीछे? एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। तो आपके जो क्लास ग्रुप में कल एक इनविटेशन भेजा गया था, वो आप सभी ने देखा था? किसने किसने नहीं देखा था? ओके, हॉस्टल के बच्चे नहीं देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। ये कुछ ऐसा था। किसने किसने देखा था ये व्हाट्सएप पर? अरे हाँ, देखा, बहुत कम बच्चों ने देखा है। अभी आप इसको देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर। इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है? हाँ, कुछ ऐसा है जो पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो यहां पर? सब समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है? हाँ, अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, व्हाट इज दैट? आ रहा है समझ में? पढ़ पा रहे हो? हाँ, तो आपने कहा सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है। लास्ट वर्कशॉप जो आपके साथ हुआ था वो याद है आपको? क्या टॉपिक था? हाउ टू स्टडी। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। और जो आपका फ्यूचर अभी शुरू हो रहा है वो सारा कुछ इसी चीज में छिपा हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। वो है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार फिर से उसी स्क्रीन पे आ गए जहां पिछला वर्कशॉप शुरू किए थे, राइट? क्या है ये? लॉन्च पैड। लॉन्च पैड का मतलब सबको याद है? एवरीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज अ लॉन्च पैड? चलो एक जन मुझे जरा एक्सप्लेन करो क्या है लॉन्च पैड। हु विल एक्सप्लेन? अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं खुद से किसी को कह दूंगा बताने के लिए। You explain. What is Launchpad? हाँ, जैसे रॉकेट। ओके, ठीक है। इसको और कोई दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता है? बैठो। हाँ प्लीज। From where you launch something, right? From where you send something to its destination. हर चीज के लिए एक डेस्टिनेशन हम तय करते हैं कि इसे कहाँ जाना है। तो जहां से उस चीज को भेजा जाता है, उस चीज को अपने डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता है, उस चीज को लॉन्च पैड कहते हैं। आपको मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम कि आपका जो करंट क्लास है वो आपके लॉन्च पैड के जैसा है। यहीं से आपको लॉन्च होना है। अगर आप सही तरीके से यहाँ प्रिपरेशन नहीं करिएगा तो आपका लॉन्च सही नहीं होगा, आप एक्चुअल डेस्टिनेशन पर नहीं जा पाइएगा, राइट? तो उसके बेसिस पर हमने कुछ आपको करने के लिए कहा था। अब आज जो बात है, आप लोग यहाँ पे क्लास 9, 10, 11 के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपका कैसा समय पिछला रहा है पिछली वर्कशॉप के बाद और आगे कैसा होना चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। दैट इज द रीजन हमने इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है? लॉन्च पैड नहीं, इस वर्कशॉप का नाम है योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ।
थोड़ी देर तक ध्यान से सिर्फ स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, क्या पिक्चर है, क्या इमेज है, उससे आप क्या मेक आउट करते हो, क्या समझते हो इन चीजों से, जो भी लिखा हुआ है या जो भी वहां पे पिक्चर लगाई गई है स्क्रीन पर। चलो, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? रीसेट 2026, राइट? रीसेट, रीसेट का मतलब क्या होता है? हाँ, रीस्टार्ट। एंड व्हाट एल्स? रीसेट का मतलब क्या होता है? वापस से उसको अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में लेके आना। रीसेट का आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें एक ऑप्शन क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट का मतलब क्या होता है? एकदम नए की तरह हो जाएगा वो। मतलब मोबाइल नया नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर स्क्रैचेस होंगे, स्क्रीन टूटा होगा तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो नया हो जाएगा। जो भी उसमें आपने सेटिंग्स करी होगी, कोई पिक्चर लगाया होगा, कोई नए सॉफ्टवेयर डाले होंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी। तो ये जो रीसेट 2026 हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय में आपने अंदर जो भी ऐसी आदतें डाली हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं हैं, आपको उनको क्या करना है? हटाना है। खुद को क्या करना है? रीसेट करना है। अपने आप को क्या करना है? रीसेट करना है। जैसे ये 2026 नया शुरू हो रहा है, आपका नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, 1.5 महीने बीत गए हैं, हमको खुद को क्या करना है? रीसेट करना है। रीसेट करने से क्या मतलब है कि हम जो पहले कोई ऐसी चीजें अगर हमारे अंदर हैं पिछले समय से, जो हमने कुछ ऐसी आदतें बना के रखी हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल नहीं है, उनको हमें अपने अंदर से हटा करके खुद को ओरिजिनल सिचुएशन में लेके आना है। वो सिचुएशन जहां हमारे अंदर ये चीजें नहीं थी, राइट? इसीलिए हमने इसको नाम दिया है रीसेट। अब हम आते हैं उस बात पे जो हमने आपको पहली स्क्रीन पे दिखाया था। अब आपको ये नंबर क्लियरली दिख रहा है? कितना, क्या लिखा है ये नंबर? कितना है ये नंबर? ओके, वेरी गुड। सो ये फिगर है 2,63,09,640। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये नंबर यहां पर क्यों दिया हुआ है? हाँ, है कोई जवाब किसी के पास? तो वो हाथ उठाए। नहीं है? अच्छा, एक और नंबर आपको दिखाते हैं। ये कितना है? ये उससे छोटा है कि बड़ा है? ओके, एक और नंबर आपको दिखाते हैं। ये उससे छोटा है? ये? और ये 10। अब कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्या है? ये नंबर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट 10 स्टूडेंट्स तो है नहीं यहां पे। टॉप 10, ओके, यस। ये हो सकता था, आपने मुझे अभी सिखाया कि मैं इसको टॉप 10 स्टूडेंट्स के तौर पर भी ले सकता हूं। तो सीखना जो है वो कहीं भी हो सकता है। मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मुझे किसने बताया? आपके एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये 10 नंबर जो है
वो टॉप 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आपको हर चीज में एक सीख ढूंढनी चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरी, अब मैं एक्चुअल जिस पर्पज से मैंने ये नंबर्स रखे हैं वो मैं बताता हूं। तो मैंने 2 डेट तय कर लिया, एक आज की डेट, अभी की अब समय 11:45, और एक डेट मैंने ले लिया जब आपका ये एकेडमिक सेशन खत्म होगा, मतलब कब, अगले साल मार्च 20 तारीख रात के 11 बजे, 11:30 बजे। तो इन दोनों डेट्स के बीच में ये 10 जो है, इसका क्या मतलब है? मंथ्स, कितने महीने बचे हैं, राइट, कितने महीने बचे हैं। तो इस हिसाब से ये नंबर क्या होगा? डे, कितने दिन बचे हैं, राइट। उस हिसाब से ये नंबर क्या होगा? आवर्स, कितने घंटे बचे हैं, राइट। उस हिसाब से ये नंबर क्या होगा? मिनट्स, कितने मिनट्स बचे हैं, राइट। उस हिसाब से ये नंबर क्या होगा? सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स बचे हैं, राइट। तो आप उसको जिस तरीके से लेना चाहो, अगर आप सेकेंड्स में देखोगे तो आपको दिखेगा और वहां पे 2.5 करोड़ से ज्यादा सेकेंड्स बचे, तो बहुत है ना। अगर आप महीने में देखना चाहोगे तो आपको लगेगा 10 ही महीने हैं, कम समय है। तो समय की क्वांटिफिकेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो, कि वो कितना लगेगा आपके पास, कि कितना है हमारे हाथों में समय। और समय का ऐसा है कि हम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय को, जैसे आप अगर हाथ में पानी रखोगे तो क्या होता है, थोड़ी देर में वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं हाथ पे, राइट। ये समय भी इसी तरीके से आपके हाथों से पानी की तरह फिसलता जाता है। चाहे आप उसको सेकेंड्स में कहें, सेकेंड्स में अगर आप उसको मेजर करिएगा तो कट 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 ऐसे भागता है कि समझ नहीं आता है। हाँ, तो आप में से कुछ लोग उसको फिसलने देते हैं, कुछ लोग उसे फिसलने नहीं देते हैं। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपकी फ्रेंड कह रही थी कि वो जो 10 नंबर है, वो 10 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप 10 स्टूडेंट्स। टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन बनेगा? जो इस समय को फिसलने नहीं देगा। तब हम उस 10 को टॉप 10 स्टूडेंट्स भी कह पाएंगे और 10 महीने भी कह पाएंगे। लेकिन वही 10 ऐसा कर पाएंगे, टॉप 10 में जा पाएंगे, जो इस 2,63,09,640 सेकंड को संजो के रखेंगे या सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास भी उतना ही टाइम है, सबके, जो टॉप 10 आएगा उसके पास भी उतना टाइम है, जो बॉटम 10 आएगा उसके पास भी उतना ही टाइम है। डिपेंड करता है कि कौन उस समय को अपने हाथ से फिसलने नहीं दे रहा है, कौन उस समय को अपने हाथों में सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं किसी एक अच्छे व्यक्ति की बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा मरना शुरू हो जाता है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारी मरने का भी प्रक्रिया शुरू हो जाता है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत समय तक जीते हैं, देर से मरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया को जल्दी होने में मदद करते हैं अपने अंदर बुरी आदतें डाल करके, गलत चीज़ें करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया को देर तक खींचते हैं, मतलब खुद में ऐसी चीज़ें लेके आते हैं कि वो जल्दी ना मरे, अपने अंदर अच्छी आदतें ला करके। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर भी कि हम उस समय का कैसे इस्तेमाल करें। जब कोई गुजरा हुआ व्यक्ति होता है, कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसकी फोटो लगाते हैं, आप देखते हैं नीचे क्या लिखा होता है, या टोम्बस्टोन जो होता है उसके नीचे डेट्स कैसे लिखे होते हैं, इस डेट से लेके इस डेट तक, राइट। तो एक डेट है उसके जन्म का और एक डेट क्या है उसके मरने का, और बीच में क्या होता है, एक डैश होता है। डैश होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये डैश है। इस डैश को फिल कैसे करना है,
इस डैश के बीच में जो समय है इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डेट्स तो लोग याद रखेंगे देख करके, पर वो डैश के जो भी चीजें आप करके जाएंगे वो लोगों के दिमाग में बहुत समय तक रहेंगी। तो वो आपको सोचना है कि आपको ये जो समय मैंने आपको दिखाया है इसको आपने कैसे यूज करना है, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आप सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? क्या लिखा है? Who do you want to become in the next 10 years? आप क्या बनना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? आप खुद को 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं? किस तरह के व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं? How do you want to see yourself in 10 years time? थोड़ा इसको विजुअलाइज करो, एक मिनट के लिए आप दिमाग में सोचो। सोचा आप लोगों ने? चलिए सारे लोग खड़े हो जाइए। एवरीबडी प्लीज स्टैंड अप। अभी भी स्क्रीन सबको दिख ही रहा है? चलो वैसा कुछ बहुत खास है नहीं स्क्रीन पर, बट स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आप यहाँ अभी बोलना नहीं है, कुछ आप सोचते रहो, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको जीवन में सफलता चाहिए, जिनको सक्सेस चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिनको जीवन में सफलता चाहिए? क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए? पूरा हाथ ऊपर होना चाहिए। सब नाश्ता विस्ता करके खाना खा के आए हैं ना? हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको सफलता नहीं चाहिए वो ऐसे होकर के मेरे पास आ जाए, मैं उसको बताऊंगा कैसे सफल होना है। ओके, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज हु फील्स कंफ्यूज्ड? आप में से कितने बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन की स्टेटस रहती है कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है? जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि हु डू यू वांट टू बिकम इन द नेक्स्ट 10 years? सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप में से कितने बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं? ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज्ड नहीं है? कंफ्यूज्ड वाले तो हाथ उठा लिए थे। जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उनको क्लियरली पता है कि क्या करना है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हाथ नीचे करिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हु स्ट्रगल्स विथ फोकस? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ध्यान लगा के काम करने में परेशानी होती है? क्या आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ध्यान लगाने में परेशानी होती है, फोकस करने में परेशानी होती है? ऑल राइट, देयर आर मेनी, ठीक है, हाथ नीचे करिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ध्यान देने में परेशानी नहीं होती है? वो हाथ ऊपर करें। सबको परेशानी होती है, कोई बात नहीं है। तो मेरे पास एक और सेशन है जिसके साथ हम जुलाई में मिलेंगे कि कैसे फोकस करना चाहिए। अभी नहीं, अभी हम दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है हु वेस्ट टाइम समटाइम्स? आप में से कितने बच्चे हैं जो समय को, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं कि समय जो है हाथ से फिसलता जा रहा है, आप समय को वेस्ट ना करें। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना समय वेस्ट करते हैं कभी कभी? ऑल राइट, वेरी गुड, पूरा हाथ ऊपर करो। आधा का मतलब है कि ऑल राइट, चल ठीक है, हैंड्स डाउन। और कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो समय वेस्ट करते ही नहीं है? सारे ही वेस्ट करते हैं। चलो अच्छी बात है। सो ऑनेस्टी इज एक्सेप्टेड, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है हु वांट्स टू इंप्रूव योर सेल्फ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? आप पिछले साल से खुद को बेहतर कौन बनाना चाहता है? एवरीबॉडी, चलो हाथ नीचे करो। आप में से वही बच्चा बैठेगा जो सेटिस्फाइड है अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से, या जो वो पिछले साल था
आप में से जो भी आप पिछले साल थे, अगर आप संतुष्ट हैं कि आप वही ठीक हैं, उससे बेहतर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप बैठ नहीं सकते हैं। तो आप में से कौन कौन बैठना चाहेगा? कोई नहीं, मतलब सब अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, राइट? सब कोई चाहता है कि मैं पहले से और बेहतर बनूं और ऊपर की तरफ उठूं। चलो अब बैठ जाओ। हम इसीलिए आए हैं यहां पर कि हम खुद को अपग्रेड कैसे करें, हम खुद को अपग्रेड कैसे करें, राइट? और सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैं भी खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता हूं। आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ ये सेशंस लेने के लिए मैं खुद बहुत रिसर्च करता हूं, खुद भी बहुत सारी तैयारियां करता हूं, तब आपके सामने यहां पर आता हूं बोलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। एक सच्चाई आपको दिखाना चाहते हैं हम। क्या लिखा है स्क्रीन पर? मतलब क्या है? लक आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, तो कौन डिसाइड करता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे कैसे? क्या लिखा हुआ है? डेली हैबिट्स। हार्ड वर्क देखिए बहुत चीजों में हो जाती है, राइट? ऐसा नहीं कि हम अगर मोबाइल देख रहे हैं तो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। हम मोबाइल देखते वक्त भी बहुत मेहनत लगता है, बहुत दिमाग लगता है देख के, समझने में, खुद को एंटरटेन रखने में, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होता है। तो क्या वो मेहनत नहीं है? वो भी मेहनत है। पढ़ना भी मेहनत है, खेलना भी मेहनत है, किसी के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा करना भी मेहनत है, उसमें भी मेहनत लगता है। दोस्तों के साथ बैठ करके हंसना भी मेहनत है, खाना खाना भी मेहनत है। लेकिन हम अपनी मेहनत को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कहां पर, क्या हम सही जगह पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो हमारा फ्यूचर डिसाइड कौन करता है? हमारी डेली की हैबिट्स। पिछले सेशन में मैंने आपको किसी एक किताब का नाम बताया था डेली हैबिट्स के ऊपर, नहीं? क्या लिखा है नीचे? एटॉमिक हैबिट्स। इसके ऑथर कौन है? जेम्स क्लियर। आप ये किताब एक बार पढ़ लें, इसको मंगा लें, आपको पता चलेगा कि डेली हैबिट्स से मतलब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस लेवल की इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं इंसान में अगर वो डेली बहुत थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने बिहेवियरल पैटर्न में लेके आए। आप सभी लोग 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स हैं, आपने कंपाउंडिंग सीखा होगा मैथ्स में। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है? आज आपने जो वैल्यू रखा है उस पे एक इंटरेस्ट लगेगा, वो जुड़ेगा उस वैल्यू में, फिर अगली बार उसमें इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो उस वैल्यू में जुड़ेगा, फिर अगला इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें और रोजाना सिर्फ 1% अपने अंदर बेहतरी लेके आए, सिर्फ 1%, तो एक साल में हम अपने अंदर लगभग 38 टाइम्स इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इमेजिन करिए कंपाउंडिंग के हिसाब से। और 1% का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हम 2 घंटा पढ़ते हैं रोज और हम सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली उसमें करना चाहें पिछले दिन के कंपैरिजन में, तो कितना है? आज अगर 2 घंटा है तो 120 मिनट हुआ, उसका 1% कितना हुआ? 1 मिनट। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 1 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे ही आएगा। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो अगर हम रोजाना इतने की ही इंप्रूवमेंट अपने अंदर करें तो साल भर में क्या होगा? हमारा वो दिन ही कम पड़ेगा उस मेहनत को करने के लिए। हम 15-20 दिन भी अगर ऐसा कर लें तो हमारी
इंप्रूवमेंट्स का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। कोई भी चीज लगातार कितने दिन करने से आदत बन जाती है? 21 डेज। और अगर आप 90 दिन तक कर ले तो आपके ब्लड में इनग्रेन हो जाता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। यही चीज लोगों को नशा या किसी चीज की लत कैसे पड़ती है? क्योंकि उसको रेगुलर कर रहे हैं, राइट? फिर उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। ये अच्छी चीजों के साथ भी है। अगर आप वो करेंगे, लगातार करेंगे, तो वो आपकी हैबिट बनेगी, वो आपके ब्लड में, आपके हैबिचुअल उसमें इनग्रेन हो जाएगी, आप उसके बगैर रह नहीं पाइएगा। ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा रीड करे एक बार। हार्डली 200-250 रुपए की किताब होगी अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से इसको परचेज करेंगे तो। सो ये ट्रूथ है कि आपका लक आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आपकी डेली हैबिट्स, जिनमें आपको इंप्रूवमेंट करनी है। मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन टाइम रियलिटी। क्या रियलिटी है? ये डेटा सर्वे से निकला है कि एवरेज टीनेजर इंडिया में कितना घंटा स्क्रीन पे बिताता है? लगभग 4.5 घंटे, 4.5 hours every day an average teenager spends on screen. When I say on screen, it means television, mobile, लैपटॉप और कंप्यूटर, एवरीथिंग इंक्लूसिव। ऐसा नहीं कि 4.5 घंटे मोबाइल पे ही बैठा है या टीवी पर ही बैठा है। कुछ 1-1.5 घंटे इधर, 1-1.5 घंटे उधर, 1-1.5 घंटे इधर उधर करके वो लगभग 4.5 घंटे बिताता है एवरेज डेली का। तो एक बार आप जरा कैलकुलेट करिए कि 4.5 घंटे करके वो कितने दिन एक साल में वेस्ट कर देता है। कैलकुलेट करिए जरा। How many days does an average teenager spend in a year scrolling on screen, using screen? कैलकुलेट करो। क्या हुआ? पेज क्यों नहीं खुला हुआ है? सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, आई वांट डेज। हाउ मेनी डेज? नो, 4.5 hours per day. How many days in a year? How many hours are you saying? Divide by 24. How many hours? 4.5 into 365 divided by 24. That will get you will get the number of days. 4.5 into 365 divided by 24. 68 point something. All right. 68. 68. Is there any other figure with anybody else? किसी के पास कोई दूसरा फिगर है 68 के अलावा? 65. ओके, सो द कैलकुलेशन इज ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। देखें आप, 1642.5 hours एंड 68.43 days। अगर हम राउंड ऑफ करें तो जो आप लोगों ने कहा 68 days मैक्सिमम लोगों ने, वही सही इसका आंसर है कि हम साल के 68 दिन क्या करते हैं? समय को क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से फिसल जाने दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समय है। अगर हम एक तरीके से देखें तो 20% ऑफ द ईयर है ऑलमोस्ट, है कि नहीं? हाँ,
हमारे साल का 20% हमने क्या किया, ऐसे फेंक दिया। द क्वांटम इज वेरी हाई। यहां पे आप अगर रिडक्शन नहीं करेंगे तो जो आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इमेजिन करिए कि 10 साल बाद आप खुद को क्या बना हुआ देखना चाहते हैं, आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाइएगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो मोर देन 4.5 आवर्स स्पेंड करते हैं रोज स्क्रीन पर? कोई नहीं। चलो 3 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे, अब इसमें टीवी मोबाइल सब कुछ आता है, 3 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे हैं जो स्पेंड करते हैं? ऑल राइट, हाँ ऑलमोस्ट 25% बच्चे यहाँ के हैं। ठीक है, हाथ नीचे करिए। 2.5 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे स्पेंड करते हैं? जो पहले उठाए थे वो छोड़ दें, वो ना उठाएं। ऑल राइट, हाँ मतलब जितने पहले थे उतने फिर हैं। चलो हाथ नीचे। 2 घंटे से ज्यादा कितने लोग करते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रीन टाइम एकदम नहीं करते हैं, मतलब 0 स्क्रीन टाइम है? कोई भी ऐसा नहीं है। मैं ये अभी के आपके अपने एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग 2.5 घंटा तो सभी कोई यूज करता है, राइट? 2.5 से 3 घंटा। उस अजम्पशन से भी आप लोग लगभग 35 से 40 दिन अपना वेस्ट कर रहे हैं पर ईयर स्क्रीन टाइम। और ये जो स्क्रीन टाइम है, दिस इज नॉट, मतलब ये सिर्फ आपका समय वेस्ट नहीं करवा रहा है, ये आपके अंदर की जो एबिलिटीज है उनको भी कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है मैं आपको बताता हूं अभी। क्या है स्क्रीन पे? एक तरफ क्या दिया हुआ है? स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? फोकस, बुक्स, ग्रोथ। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पेन ऑफ रिग्रेट इज डिसअपॉइंटमेंट। एंड इसके नीचे क्या लिखा है? पेन ऑफ डिसिप्लिन इज व्हाट? रिवॉर्ड्स। आप स्क्रॉलिंग का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि आप करते हैं, राइट? डिस्ट्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप करते हैं क्लास में। कभी खिड़की से बाहर देखना, कभी बगल वाले को ठोक देना, राइट? तो खुद तो डिस्ट्रैक्ट हो ही रहे हैं, बगल वाले को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने भी किया है, लेकिन समय रहते सचेत गए। तो आपके पास अब समय है, अभी तक जो हुआ सो हो गया, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? रीसेट। जो किए सो किए, अभी हमको खुद को रीसेट करना है। प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब है? वहां कोई ऐसा पिक्चर नहीं है जो समझा पाए। हाँ सर समझाएंगे पीछे से। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? डिलेइंग इन डूइंग द वर्क। हाँ ठीक है सर, प्लीज टेक योर सीट। तो आप लोगों को कबीर जी का दोहा तो याद ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है इसके ऊपर। वहीं से प्रोक्रास्टिनेशन समझ में आता है। क्या है वो? अब पछताए होत क्या? ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ आप क्या कह रहे थे? हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन हम क्या सोचते हैं? कल करे सो परसों। यही जो हमारी थॉट है कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। कि जो काम करना है उसको कल के ऊपर टाल देना, उसको बाद के लिए टाल देना। अरे ठीक है, अभी तो 2,63,000 सेकेंड, 2,63,00,000 सेकेंड बचे हुए हैं, कहां भागा जा रहा है समय, राइट? कर लेंगे। ऐसे करने वाले लोग, बच्चे ही नहीं यार, सिर्फ आपकी बात, मैं खुद की भी बात करूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को भी पेन ऑफ रिग्रेट झेलना पड़ेगा। पेन ऑफ रिग्रेट का क्या मतलब है? जो रिग्रेट का मतलब है पछताना, राइट?
तो जो स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन जैसी हैबिट्स में है, उनको बाद में क्या होगा? पेन ऑफ रिग्रेट होगा, पछतावे का दर्द होगा। दर्द सबको होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को पहले होगा, किसी को बाद में होगा, राइट? ज्यादा किसको होगा? पेन ऑफ रिग्रेट। जो अभी दर्द नहीं सहेगा उसको बाद में होगा, लेकिन ज्यादा होगा, तब वो पेन ऑफ रिग्रेट होगा, तब वो डिसअपॉइंटमेंट होगा, और वो लंबे समय तक रहेगा, आपके जीवन भर रहेगा। जो अभी थोड़ा सा पेन ऑफ डिसिप्लिन कर लेगा कम समय के लिए, 4 साल 5 साल के लिए, वो बाद में उसको रिवार्ड्स मिलेंगे, उसे बाद में पेन ऑफ रिग्रेट नहीं रहेगा, बाद में उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, राइट? खुद को रीसेट करो, यही समय है। अपने 2,63,00,000 सेकेंड्स को वाइजली यूटिलाइज करो। हाँ, ऐसा करना जरूरी क्यों है? आज से अगर हम 30, 35, 40 साल पहले की बात करें तो लोग ग्रेजुएट हो करके भी अच्छा कर लेते थे लाइफ में। आज के डेट में ग्रेजुएशन इज लाइक कि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। क्यों? हमारे अंदर दूसरी स्किल्स भी होनी चाहिए। एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति ने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है आज के डेट में, आज के सिनेरियो में। आज ही नहीं, पिछले 5-7 सालों से, 10 सालों से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा हाथ है। चेंजेस जो है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कंपटीशन है चेंज्ड, चेंज जो है वो बहुत रैपिड पेस पे हो रहा है, एक्सिलरेटेड पेस पे हो रहा है। एक्सिलरेशन आप समझते हैं क्या है? एक्सिलरेशन, स्पीड और एक्सिलरेशन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्सिलरेशन? 9, 10 दोनों ही बता सकते हैं। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक डेस्टिनेशन को पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, और एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ गई तो कितना टाइम लगेगा। ओके, गुड, फाइन। स्पीड और स्पीड क्या है? आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक चीज पे चलती रहती है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड ही बढ़ती चली जा रही है, स्पीड ही बढ़ रही है, राइट, एट गिवन इंटरवल्स। तो जो चेंज का जो नेचर है आज के डेट में, वो एक एक्सिलरेटेड पेस पर है, बहुत तेज गति के साथ हो रहा है, और इसमें बड़ा हाथ किसका है? टेक्नोलॉजी का है। तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, हमारी वो उत्सुकता होनी चाहिए कि चाहे हम टेक्निकल फील्ड में ना जाएं, बट हमें टेक्नोलॉजिकली अपडेट खुद को रखना पड़ेगा। छोटी चीजों में, हर साल, हर दूसरे साल मोबाइल चेंज हो जा रहे हैं, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर चेंज हो जा रहा है, हर तीसरे साल विंडोज अपना नया वर्जन लेके आ जा रहा है, राइट? हर 4-5 साल में टेलीविजन टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। तो आप लोग उस टाइम के बच्चे हो जिनके अंदर बाय बर्थ, बाय नेचर मल्टीटास्किंग आ जानी चाहिए। हमारे अंदर नहीं आएगी। आज भी मैं फोकस एक काम पे एक बार में कर पाता हूं कि जो काम मुझे मिला है वो मैं पहले कंप्लीट कर लूं, फिर मैं दूसरे पर हाथ लगाऊंगा। लेकिन आजकल के बच्चे, यानी कि आप लोग एक साथ 2-3 काम करते रह सकते हो। मैं गाना सुनते हुए पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप लोग कर पाते हैं, है ना? मुझे अगर कोई चीज फोकस करना है, रीड करना है, तो मुझे दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करना पड़ता है। मैं वैसे नहीं बढ़ा हूं, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। आप लोग उन चीजों को देख रहे हैं, इसलिए आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप उन चीजों के साथ ग्रो किए हैं। आप हर दूसरे तीसरे साल आपने टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखा है। तो आपकी ये जो स्पेशल एबिलिटी है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये बड़ी बात है। कि आप में से टॉप 10 कौन होने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी इन एबिलिटीज को
कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि एवरेज एफर्ट, मतलब पहले एवरेज एफर्ट से लोग अच्छा कर लेते थे। जो मैं आपको बता रहा था कि 40 साल पहले अगर कोई ग्रेजुएट भी होता था तो उसको अच्छी जॉब वगैरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी। आज के डेट में ग्रेजुएट मतलब कुछ नहीं, इवन इंजीनियर मतलब कुछ नहीं होता है। आपको स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, दूसरी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, अभी एकदम हॉट केक है। चेंजिंग करियर्स, पहले लिमिटेड ऑप्शंस होते थे करियर्स में, अभी लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं जहां आप एक्सेल कर सकते हैं। बट हर चीज में कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजिकली खुद को इनेबल करके रखना पड़ेगा। थोड़ी भाई बहुत टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, नए सिस्टम्स में खुद को अडेप्ट कर पाना। अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेबिलिटी? वंस अगेन स्लाइटली लाउडर, मेरी तरह जोर से बोलो। एबिलिटी टू अडेप्ट मतलब खुद को किसी दूसरे सिचुएशन में या सरकमस्टांस में ढाल लेने की एबिलिटी को अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। यह जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, चेंज बहुत रैपिड पेस पे हो रहा है। हम एक चीज सीखते नहीं है कि दूसरी नई चीज आ जाती है। अगर हम अडेप्टेबल नहीं रहेंगे, अगर हम खुद को उसमें ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उससे पीछे हट जाएंगे। हमें वो स्किल नहीं आएगी या हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे उस नई चीज का, जो चेंज की वजह से हुई है, जो चेंज की वजह से आई है। इसके लिए अडेप्ट करने के लिए हमेशा आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। नई नई चीजों को सीखने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी आप अडेप्टेबल बन पाएंगे। तो ये भी एक स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले अब मैं आज की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी, इंडिया में भी बाहर से लोग आकर के काम करने लगे हैं। हमारे यहाँ बच्चे सोचते हैं कि हम फॉरेन जाकर के काम करेंगे, दूसरे कंट्री में जाके यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, बट यहाँ भी जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ पे बाहर से लोग आकर के काम करना शुरू किए हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ यहाँ की स्किल्स के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट कि हम ग्लोबल स्किल्स अपने अंदर ले करके आएँ। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होता है? आप टेक्निकली थोड़ा वीक भी हो जाओ, आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी कम हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। मैंने पहले भी अपने सेशन में आपसे कहा है कि आप किसी भी तरीके से एक डिग्री पा करके, टेक्निकली अच्छे हो करके एक जॉब मीडियम लेवल पे पा सकते हैं, लेकिन अगर वहां से आपको ग्रो करना है तो आपकी ये स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। ये कैसे बिल्ड होगा कम्युनिकेशन स्किल? डेली प्रैक्टिस। अभी हम आएंगे उस पर कि कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करेंगे, राइट? ये क्या लिखा हुआ है? अटेंशन स्पैन क्राइसिस। इसका क्या मतलब है? हाँ, अटेंशन स्पैन क्राइसिस। अटेंशन स्पैन का क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो। एक जगह पर कितनी देर अटेंशन दे पाए। हाँ, कितनी देर आप किसी चीज पर अटेंशन दे पा रहे हैं। 40 मिनट का पीरियड या उसके 5 मिनट का एक पर्टिकुलर सेक्शन का लेक्चर या 2 घंटा कंटिन्यूअस स्टडी, हमारा अटेंशन स्पैन क्या है?
ये एक क्राइसिस होता चला जा रहा है अटेंशन स्पैन लोगों का। जैसे मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पर एक दो बच्चे अभी उनको नींद आने लग गई है, राइट? आ रही है? हाँ, तो ये क्या है? ये अटेंशन स्पैन क्राइसिस है। और ये हो क्यों रहा है? अटेंशन स्पैन क्राइसिस क्यों हो रहा है? आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या कह रहा था कि आप, चूंकि आप इस जनरेशन के हैं, तो आपके अंदर अच्छाइयां हैं। कुछ क्या अच्छाइयां हैं? आप मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर बाय बर्थ आ जाती है। मतलब आप जैसे बड़े होते हो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके अंदर मल्टीटास्किंग की एबिलिटी आ जाती है। ये आपके जनरेशन के बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपके जनरेशन का नुकसान क्या है? ये जहां पे हमें वर्कआउट करना है। और ये हो क्यों रहा है? Why do students know what to do but still don't do? सबको पता है कि सही चीज क्या है, पता है ना कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हम करने वही जाते हैं जो, मैंने नहीं बोला, आप खुद कह रहे हैं, मैं तो कहने जा रहा था सही है। तो थोड़ी देर पहले जो हम उसकी बात कर रहे थे, पेन ऑफ रिग्रेट, हमको पता है कि ये हमको पेन ऑफ रिग्रेट देगा। आज तो मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चल करके मुझे ये पेन ऑफ रिग्रेट देगा। फिर भी हम वो करते हैं, स्क्रॉल, मोबाइल लेकर के 1 मिनट में 10 रील आगे हो जाता है, राइट? हाँ, ये अंगूठे को विराम देना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। अटेंशन स्पैन क्राइसिस का प्राइमरी रीजन है स्क्रॉलिंग, योर थंब। सो सबको पता है कि करना क्या चाहिए, फोकस, लेकिन करते क्या है? स्क्रॉल। दूसरी चीजों पर इंस्टेड ऑफ शॉर्ट रील्स आप लॉन्ग वीडियोस टाइप चीजें, लेक्चर्स देखना शुरू करिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करिए लंबे, तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। हम देख ही वो चीज रहे हैं जहां पे हमको लगता है कि अच्छा ये 2 सेकंड में समझ में आ जाता है कि इसको आगे देखना है कि नहीं देखना है। स्क्रॉल नहीं अच्छा लग रहा है, स्क्रॉल। कुछ चीजें जबरदस्ती भी देख लेनी चाहिए, चाहे वो बोरियत वाली हो, तभी अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। अब आपको, आप उस स्टेज पर हैं, अगर छोटे बच्चे होते, क्लास 1 2 3 4 5 के बच्चे होते, तो मैं ये कहता कि टीचर को एफर्ट करना चाहिए आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए। उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि आप उनकी बात मजे से सुन सकें। पर अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप उतने छोटे बच्चे नहीं है। टीचर आकर, आप और थोड़े बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाइएगा, टीचर को मतलब ही नहीं है कि बच्चा बैठा है कि नहीं बैठा है, वो आएगा, अपना डिलीवरी करेगा, चला जाएगा। आप में से जिन्होंने सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना। उस वक्त भी अगर ये अटेंशन स्पैन क्राइसिस रहा तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो अभी से रीसेट करके अपने अंदर सुधार लेकर के आना है। बात समझ में आई? हाँ? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? जॉस बेस्किन, ये नाम कहीं सुना हुआ है? हाँ, नहीं, किसी ने नहीं सुना है? ठीक है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले एक और नाम मैं ले रहा हूं जो यहां लिखा नहीं। सुना है आपने जॉस बेस्किन का नाम? बॉबी फिशर का नाम किसी ने सुना है? बॉबी फिशर, हाँ, किसने किसने सुना है? हाथ उठाए। बॉबी फिशर का नाम नहीं सुना है? हाँ, बॉबी फिशर का नाम किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना है? टीवी पे देखा है आपने उनको? सुना है? चलिए ठीक है, गुड, आपने सुना है। ओके, मैं एक और नाम लेता हूं, विश्वनाथन आनंद। हाँ, अच्छा, किसने किसने सुना है? ओके,
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हाथ नीचे करिए। जो विश्वनाथन आनंद के बारे में नहीं जानता है वो हाथ उठाए। बाकी लोग बीच बीच में, चलो हाथ नीचे करो, ठीक है, गुड। एक बार फिर से विश्वनाथन आनंद के बारे में कौन कौन जाता है हाथ उठाए। कौन बोल सकता है 1 मिनट विश्वनाथन आनंद के बारे में? बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारा ही हाथ खड़ा रह गया था। कौन है विश्वनाथन आनंद? ओके, वर्ल्ड चेस प्लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, बैठो। सो विश्वनाथन आनंद नॉट करेंट, लेकिन थोड़े समय पहले तक, काफी समय तक वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। और वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, बचपन से ही बहुत अच्छा चेस खेलते थे और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स को उन्होंने हराया हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने सुपर कंप्यूटर को भी हराया हुआ है चेस में। और वो एक साथ 100 प्लेयर्स के साथ खेलते थे चेस। ऐसे मतलब 100 प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स लाइन से लगे हुए हैं, अपना अपना ये बिछा करके, और वो आते थे, उठा करके इधर रखा, इसके पास गए, उठा के इधर रखा। जब तक वो आते थे तब तक ये सोच भी नहीं पाते थे कि इनको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है 100 लोगों के बाद से। इस तरह के चेस प्लेयर थे। कौन? विश्वनाथन आनंद, राइट। उन्हीं की कैटेगरी के प्लेयर थे बॉबी फिशर, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। और इन्हीं दोनों की कैटेगरी के एक प्लेयर हैं जॉस वेज़किन। और जॉस वेज़किन इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ चेस में ही एक्सपर्टीज हासिल नहीं किया। चेस में वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद वो सोचे कि मैं कुछ और भी चीज़ें करता हूँ, तो मार्शल आर्ट्स में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करके, हड्डी उड्डी तोड़वा करके, वहाँ भी 2 बार वो चैंपियन बने, जॉस वेज़किन। पढ़ना इनके बारे में। उसके बाद वहाँ पर भी नहीं रुके, बोले कुछ और नया करते हैं। तो वो जिu-जित्सु, ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट है, उस पे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। तो लोगों ने पूछा भाई कि ये इतनी डिफरेंट फील्ड्स हैं, हर अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज कैसे? भाई किसी को अगर कंप्यूटर्स में अच्छा है तो उसमें अच्छा है, कोई लिटरेचर में अच्छा है तो उसमें अच्छा है, कोई किसी का ज्योग्राफी अच्छा है तो उसमें अच्छा है, लेकिन आप चेस भी अच्छा खेल लिया, आपने मार्शल आर्ट्स भी किया और जुजुत्सु भी किया। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं मेरे साथ जो सबसे बेहतर चीज़, जो लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ हुई कि मैं पहला अपना जो नेशनल चैंपियन था वो मैं हार गया था। और वहाँ पे मुझे एक ये थॉट डेवलप करने का मौका मिला कि मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ, मुझसे अच्छे बहुत लोग हैं, तो मुझे बाकियों से बेहतर बनना है। अगर आप भी अपने अंदर ये माइंडसेट लेकर के आ पाए कि आपको दूसरों से बेहतर बनना है, आपसे बेहतर बहुत लोग हैं, जब हम ये सोच लेंगे कि हमें सब कुछ आता है या हमें ये आता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम नई चीज नहीं सीख पाएंगे। ये 2 तरह की माइंडसेट होती है, एक होती है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होती है ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग या बच्चे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो अचीव कम कर पाते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे या पीपल, लोग कौन होते हैं? जो हमेशा ये सोचते हैं कि उनसे बेहतर बहुत लोग हैं दुनिया में और उन्हें उनसे बेहतर बनना है। तो अगर आप अपने अंदर ये माइंडसेट लेकर के आ पाए, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट का नाम दे रहे हैं, जो कि जॉस वेज़किन ने प्रूव किया, या विश्वनाथन आनंद या बॉबी फिशर ने भी प्रूव किया, और भी मैं आपको एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा, कि हमारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए।
ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है कि मुझसे बेहतर और भी बहुत लोग हैं और मुझे क्या करना है, उनसे बेहतर बनना है, उसके लिए कोशिश करनी है। आज हो सकता है आपको 90% मिल रहा हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 91 पा रहे हैं, 95 पा रहे हैं, 98 पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे बेहतर बनना है जो आपसे बेहतर है। इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। ये चीज आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है एज पर जॉस वेल्सकिन। और एग्जांपल्स हैं, एन आर नारायण मूर्ति के बारे में आपने सुना हुआ है। ये क्या थे, ही वॉज अ प्योर टेक्निकल पर्सन, लेकिन उन्होंने दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। मीन्स ही हैड अ कमर्शियल माइंडसेट ऑल्सो। उन्होंने बिजनेस को भी पढ़ा, बिजनेस को भी सीखा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। नवल रविकांत, इनके बारे में पढ़िएगा, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। कभी वो है टेक्निकल आदमी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, हर अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स के बारे में उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल करी है। ए आर रहमान बजा भी लेते हैं, गा भी लेते हैं और साउंड इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ एक स्किल पर आदमी फोकस्ड नहीं है। मैं आपको डाइवर्स फील्ड के लोगों के बारे में बता रहा हूं, म्यूजिक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। सो व्हाट डज दिस मीन, नीचे क्या लिखा हुआ है, सब लोग एक साथ पढ़ो। इट ग्रो। सो आप में जो काबिलियत है आज, वहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। और वो वहीं तक सीमित कब नहीं रहेगी, जब आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करेंगे, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि आपसे भी बेहतर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उस फील्ड में, जिस भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, राइट। सो विथ एफर्ट, प्रैक्टिस एंड द राइट माइंडसेट, यू विल ग्रो एंड यू विल ग्रो। ये सारे बच्चे जो यहां बैठे हैं, एक साल बाद कुछ और होंगे, बाकियों से बेहतर होंगे। इनमें से क्या चीज सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करती है, आपको परेशान करती है? क्या क्या लिखा हुआ है, फियर, डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, कंपैरिजन, लो कॉन्फिडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन, इंग्लिश फियर। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? चलो, फियर। कौन कौन हाथ उठा रहा है? नहीं, सभी के पास बहुत हिम्मत है। डर किसी को नहीं लगता है, क्योंकि डर के आगे तो डर किसी को नहीं लगता है। वंडरफुल, ओके। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, मेजॉरिटी को डिस्ट्रैक्शन जो है वो परेशान करती है। चलिए हाथ नीचे करिए। अब डिस्ट्रैक्शन है क्या, हम उसके बारे में ही थोड़ी देर पहले से यही बातें कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी नहीं हैं, जिनकी वजह से आपका वो 2,63,00,000 सेकेंड्स जो है वो पानी की तरह बहता चला जा रहा है। और इसके पहले एक स्क्रीन आई थी कि व्हाई डू स्टूडेंट्स नो व्हाट टू डू बट डोंट डू। आपको पता है, सबने हाथ उठाया कि डिस्ट्रैक्शन से परेशान है। आपको पता है कि ये 2-3 चीजें आपकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप उसके तरफ एकदम चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं, है ना। इसके लिए सिर्फ राइट माइंडसेट और विल पावर चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली सोचते रहना पड़ेगा, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। इट्स हाई टाइम कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें।
आप ऐसे एज ब्रैकेट में आ गए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अब आप नहीं लेंगे तो कभी भी लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक खेल कूद बहुत अच्छा, बहुत मजेदार, मजे की जिंदगी चल रही थी, बहुत अच्छी बात है ना। बट अब इट्स हाई टाइम कि आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, इसीलिए सारे लोगों ने हाथ उठाया कि हमें डिस्ट्रैक्शन परेशान करती है, और सबको पता है कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। पता है कि नहीं है? हाँ, वो 4.5 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आजकल के बच्चों का। वहां अगर आप कमी करना शुरू करें, जैसा मैं कह रहा था, एटॉमिक हैबिट्स ने क्या कहा कि 1% का डेली चेंज, और साल भर में वो 0 हो जाएगा और हैबिट हो जाएगा, आपके ब्लड में इनग्रेन हो जाएगा। लेकिन वो एफर्ट कौन करेगा? अगर आप मन से नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हम आपको यहां पे समझाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, आपके माँ बाप घर पे समझाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनके सामने नहीं करिएगा, पीछे से करिएगा, लेकिन वो आपको क्या देगा? पेन ऑफ रिग्रेट देगा। वो आपको क्या देगा? डिसअपॉइंटमेंट देगा। और वो कितने समय के लिए देगा? लंबे समय के लिए देगा। लेकिन अगर आप ये माइनर चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में कर लें, थोड़ी थोड़ी चेंजेस अगर आप रोजाना लेकर के आए, तो आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन में रिवार्ड्स मिलेंगे, लंबे समय के लिए रिवार्ड्स मिलेंगे। अब आपको यह सोचना है कि आपको लंबे समय के लिए चाहिए क्या? डिसअपॉइंटमेंट चाहिए या रिवार्ड्स चाहिए? ये आपको सोचना है। मैं आज 1 घंटा आपके सामने यहां चिल्ला करके, पसीना बहा करके चला जाऊंगा, फिर 2-3 महीने बाद आऊंगा, फिर कोशिश करूंगा, लेकिन ये कोशिश मैं रोज रोज नहीं कर सकता हूं। सिर दर्द हो रहा है, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, उसमें कहीं मदद चाहिए आपको किसी तरह की शेड्यूलिंग में, प्लानिंग में। आप मेरे ऑफिस आकर के मुझसे मदद ले सकते हैं, वो मैं हेल्प डेफिनेटली करूंगा, राइट? और कंपैरिजन से किसको डर लगता है? शर्मा जी का बेटा ऐसा, वर्मा जी की बेटी ऐसी। हाँ, नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अब हम उस स्टेज से आगे चले गए हैं। इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, बोलते रहे माँ बाप जो बोलना है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सर यहाँ चिल्ला रहे तो 1 घंटे बाद तो चुप ही हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हमें, जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं और हमें उनसे बेहतर बनना है। अब वो कौन है, शर्मा जी का बेटा है या वर्मा जी की बेटी है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन हमको आज जो मेरी सिचुएशन है, मुझे उससे बेहतर कल होना है। प्रोक्रास्टिनेशन अभी भी सबको याद है कि क्या होता है? उस पर जरूर काम करना है आपको। होमवर्क मिला है, सैटरडे को जमा करना है, आज तो अभी ट्यूसडे ही है, कर लेंगे फ्राइडे को। एग्जाम है, अभी 10 दिन बचा हुआ है एग्जाम में, आज ही क्यों पढ़ें? ठीक, 1 दिन पहले पढ़ेंगे, एकदम फ्रेश याद रहेगा, फ्रेश लिख देंगे जाके, उसके बाद भूल जाएंगे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम नहीं होता है कि पढ़ करके हमने फ्रेश पढ़ा, फ्रेश एग्जाम में दे दिया, 100 में से 100 आ गया, हम पास हो गए, एकदम खुश। पढ़ाई करो तो नॉलेज के लिए, ये मार्क्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर सही पर्पज से काम करोगे ना, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सही जगह पे फिट हो जाएंगी। लेकिन अगर पर्पज ही गलत है किसी काम को करने का, तो वो काम से सक्सेस नहीं हो पाता है। तो पढ़ाई इसलिए मत करो कि एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए, पढ़ाई इसलिए करो कि वो टॉपिक समझना है,
हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ो कि यह युद्ध हुआ क्यों, क्या इसको रोका जा सकता था, क्या ऐसे कारण रहे कि उस वक्त रोका नहीं गया। हाँ? अगर हर चीज को समझने के लिए उस चीज से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन खुद से पूछ लो, वो टॉपिक एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक, चाहे टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, चाहे ह्यूमैनिटीज से है, चाहे आर्ट से है, चाहे साइंस से है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अपने दिमाग में उधेड़-बुन कर लोगे तो वो टॉपिक एकदम क्लैरिटी के साथ दिमाग में आ जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो रिसर्च करो, टीचर से पूछो, किताबें खंगालो, इसमें एफर्ट लगेगा, लेकिन इसमें एफर्ट नहीं लगेगा। राइट, 2 सेकंड बाद ऊपर, 2 सेकंड बाद ऊपर। हाँ? अभी एफर्ट कर लो, बाद में अच्छा लगेगा, बाद में ये करते रहना, बहुत टाइम रहेगा इसको करने के लिए। यू विल हैव एनफ टाइम टू डू दैट। तो ध्यान रखो, इसमें से आप लोग नोट कर लो कि क्या चीजें आपको परेशान करती हैं। ठीक है, नोट कर लो कि क्या क्या चीजें आपको परेशान करती हैं। सारा लिखना जरूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि डर, डर क्या चीज है, डर के आगे जीत है। राइट, तो जो 2-3 चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं आप वही लिखो। कोई बहुत आलसी होगा, मम्मी रिमोट दे दो, टीवी का चैनल चेंज करना है, ऐसा होता है। लिख लिया, अब और टाइम नहीं दूंगा। बट यू से द गुड न्यूज इज कि जो स्किल्स है आप, अगर हमें आज एहसास होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम उसको बना सकते हैं, अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं। चाहे कितनी भी कमियां हो, हमारे अंदर कोई स्किल की कमी हो, हम मल्टीटास्किंग नहीं है, हम क्या नाम है, पढ़ना ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर अटेंशन स्पैन का क्राइसिस है, ये सारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं, सारी स्किल्स को हम बिल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन भी बिल्ड कर सकते हैं। इन सब के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ग्रोथ माइंडसेट की। अगर आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट ला पाएंगे तो आप हर चीज़ अपने अंदर बिल्ड कर पाएंगे। अब मैं आता हूं अपने लॉन्च पैड के 5 नियम, द 5 रूल्स ऑफ लॉन्च पैड, जो आपको इन चीज़ों में मदद करेंगे टू बिल्ड योर स्किल्स। सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्ट योर टाइम। अपने समय को बचाओ। आपके पास वो जो 2 करोड़ 63 लाख सेकेंड्स हैं, या 10 महीने हैं, या 304 दिन हैं, उनको आपको बचाना है, सही जगह पर बचाने का मतलब है कि सही जगह पर इस्तेमाल करना है, सही कारणों से इस्तेमाल करना है। सो कैसे करेंगे? हाउ? स्लीप। आप में से कितने लोग हैं जो 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं? कभी कभी। हाँ, धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। मुझे लगता है सारे ही उठा लेंगे धीरे धीरे। हाँ, ओके। और कितने ऐसे हैं जो 7 से 8 घंटा सोते हैं? ओके, हाथ नीचे। कितने ऐसे हैं जो 6 से 7 घंटा सोते हैं? ओके, हाथ नीचे। कोई ऐसा भी है जो 6 घंटे से कम सोता है? ओके। भाई करते क्या हो 18 घंटे? हाँ, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक मिनिमम स्लीप की भी ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा सोना भी जो है वो अच्छा नहीं होता है। एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है, मेरे हिसाब से,
और दूसरे भी जो मेरे एडुकेशनिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके हिसाब से 7 घंटा अप्रोप्रिएट टाइम है। किसी को आधा घंटा ज़्यादा, किसी को आधा घंटा कम चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसा बना लिया है। जैसे थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे कि कोई भी चीज़ अगर आपके फ्रेंड ने कहा कि 21 दिन तक करी जाए तो वो हैबिट बन जाती है। मैंने कहा अगर 90 दिन तक कर लोगे, 90 डेज तक कर लोगे तो आपके ब्लड में इनग्रेन हो जाएगा, आप उसके बगैर रह ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ स्लीप के साथ भी है कि आप जैसा हैबिट बना लो। अगर आपको रोज 9 घंटा ही सोना है तो 9 घंटे से कम सोने पर आपको थकान महसूस होगी, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप वही पैटर्न आपने 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक 6 घंटे के साथ कर लिया तो आप उसी में उतना खुश हो जाएंगे, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा 6 घंटे ही सोना। आपको एक मिनिमम 7 आवर्स का स्लीप चाहिए। अगर 7 से ज़्यादा कर रहे हो इस एज में तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई 7.5 घंटा कर रहा है, इट इज स्टिल ओके, अगर आप अपना बाकी टाइम मैनेज कर सकते हैं तो। बट मोर देन 7.5 आवर्स नॉट एक्सेप्टेड। आप लोगों के एज ग्रुप में ये नहीं होना चाहिए। सो अपना स्लीप पैटर्न उसको सही करो, दुरुस्त करो। अंधेरे कमरे में सोना शुरू करो, लाइट्स ऑफ करके। साउंड स्लीप आएगी तो वो 7 आवर्स ही आपको एनफ लगेगा, वो पर्याप्त लगेगा, राइट। उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन डिसिप्लिन। स्क्रीन डिसिप्लिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मोबाइल यूसेज आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से बंद कर दो अगले कुछ समय के लिए। आपका स्क्रीन डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मोबाइल यूसेज जो है वो प्राइमरली स्टडी के लिए होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी स्क्रीन यूज करो, टेलीविजन। डोंट यूज स्मॉल स्क्रीन। आपका स्क्रीन डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्क्रीन डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन हम कह लें, ये इसका मेजर जो रीजन है वो यूजिंग मोबाइल फॉर एंटरटेनमेंट है। मोबाइल को बहुत अच्छे काम के लिए बनाया गया, फॉर कम्युनिकेशन। अभी अगर आप वो पेन ऑफ रिग्रेट चाहते हो तो जो मर्जी करो, बाद में पेन ऑफ रिग्रेट मिलेगा। अभी मजा आएगा लेकिन बहुत जल्द रिग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू वांट टू डू, इट इज योर प्रायोरिटी। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ आप में से कुछ बच्चे अगले 1 साल में इसी समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, कुछ बच्चे उसको अपने हाथ में से फिसलने के लिए छोड़ देंगे। तो जो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे वो उस टॉप 10 की कैटेगरी में जा पाएंगे। सो मेंटेन योर ओन स्क्रीन डिसिप्लिन। अगर कंट्री टीनेजर एवरेज 4.5 आवर्स है, आप उसको अपने लिए 2.5 आवर्स कर दो। इससे ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम मत स्पेंड करो। एंड स्क्रीन टाइम का मतलब है इट इंक्लूड्स टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग। बाकी टाइम यू शुड स्पेंड ऑन बुक्स एंड नोटबुक्स और समथिंग एल्स ऑन द फील्ड। जाके खेल के आओ, कुछ फिजिकली फिट रहने की कोशिश करो। स्टडी ब्लॉक्स। स्टडी ब्लॉक्स का क्या मतलब है? पहले भी मैंने एक आध वीडियो वगैरह में ये बात बताई हुई है स्टडी ब्लॉक्स के बारे में। आपको छोटे छोटे पीरियड्स में स्टडी करना चाहिए, राइट। ब्रेक्स ले ले करके स्टडी करना चाहिए कि आप बना लीजिए 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा 35 मिनट पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, या 40 मिनट पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आधा घंटा 35 मिनट पढ़ा, फिर थोड़ा छोटा एक ब्रेक ले लिया।
क्या होता है, उससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका जो माइंड का ब्लॉक होना शुरू होता है वो बंद हो जाता है। तो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे इंटरवल्स की पढ़ाई आपकी कंटिन्यूअस, क्योंकि वैसे ही आप लोग अटेंशन स्पैन क्राइसिस वाले लोग हो, है ना। तो छोटे छोटे स्पैन्स में आप स्टडी करना शुरू करिए। आधा घंटा, 35 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट का एक एक ब्लॉक बनाइए। उसके बाद 5 से 10 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ब्लॉक्स। मॉर्निंग रूटीन, वैसे स्कूल टाइम में जब स्कूल होता है तब तो आप लोग सभी बहुत जल्दी उठ जाते होंगे, बट जिस दिन स्कूल नहीं रहता है, जिस दिन स्कूल नहीं रहता है उस दिन कौन कौन 10 बजे के बाद उठता है? 1 2। इंटरेस्टिंगली आपने कहा था कि आप 6 घंटे ही सोते हैं रोज। हाँ, खड़े खड़े होके बोलो। जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन 6 घंटे ही सोते हो, और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन पूरा 24 घंटे सोना है। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे, हाथ नीचे। कितने लोग हैं जो छुट्टी वाले दिन भी उसी टाइम पर उठते हैं जिस टाइम पे स्कूल वाले दिन उठते हैं? तुम्हारी तो मजबूरी है उठना। ठीक है, हाथ नीचे। सो मॉर्निंग, देखो रूटीन जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हम रोज उसी पर काम करें। छुट्टी वाले दिन चिल्ला रहे मम्मी पापा, उठो उठो उठो, अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, नाश्ता भी नहीं किया है, परेशान हो जाते हैं मम्मी पापा। फिर हमको लगता है क्या फालतू ये टिक टिक कर रहे हैं, चिक चिक कर रहे हैं, एक दिन तो मिला है सोने के लिए। होता है ऐसा? ऐसे ही सोचते हो? बट हमें धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाना है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है रीसेट। हमारी जो भी कमियां हैं सब में रहती हैं, हमें उनको दूर करना है, और ये हम खुद से करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर नहीं सकता है, कोई और करवा नहीं सकता है आपसे। सिर्फ आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। करना आपको है, डिसीजन आपको लेना है। द सेकेंड लॉन्च पैड रूल, बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में सक्सेस पाने के लिए। क्या किया जा सकता है? बाय स्पीकिंग। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि रोज क्लास में एक बार बोलते जरूर हैं? 1 2 3 4। ओके, तो बोलते हैं किस सेंस में? दोस्त से बोलते हैं या टीचर से बोलते हैं? टीचर स्टूडेंट बोथ। ओके, वेरी गुड। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे बच्चे आप में हैं जो कि बोलते नहीं हैं, तो अपने अंदर वो हैबिट लेके आइए कि रोज एक बार क्लास में किसी को कुछ बोलना है, या बगल वाले से पूछ लेना है, या टीचर से पूछ लेना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कहेंगे कि टीचर से कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होना चाहिए रोज का। ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा कि कैसे हम बोले कि हमारे टीचर हमसे खुश हो जाएं। राइट? वो क्या कर रहा है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड कर रहा है। हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अपने टीचर के सामने प्रेजेंट करें, हम कैसे अपने दोस्तों के बीच में बोले कि हमारा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन बने, है ना? तो रोज बोलना शुरू करना हो, घर में भी, लेकिन माँ बाप से हाई टोन में नहीं बोलना चाहिए। आजकल के आपके अंदर ये भी प्रॉब्लम है बच्चों में कि माँ बाप से लड़ाई करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। वो बोलना नहीं होता है। क्वेश्चन देम, बट क्वेश्चन देम इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है? प्रश्न करना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न करने का तरीका गलत हो सकता है। तो आपको अपने तरीके में चेंज करना है। बात कीजिए उनसे, डिबेट करिए, लेकिन रिस्पेक्ट कीजिए। टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप कैसे भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें फ्रेंड्स के साथ होती हैं जो कि दूसरों को सुनने में आए तो अच्छी नहीं लगेंगी, बट इट्स ओके।
फ्रेंड सर्कल में ये सारा चलता है बाय रीडिंग। तो सबसे पहली किताब आप लोग कौन सा पढ़ेंगे? एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ठीक है, ये इस गर्मियों में पढ़ लेना, समर वेकेशन में सारे लोग। ठीक है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 4-5 बच्चे एक साथ मिल करके एक कोहोर्ट बना करके खरीद के मंगा लें और एक एक करके शेयर करके, मुश्किल से 4-5 दिन लगेगा रीड करने में। रोज अगर 20-25 पेज रीड करोगे तो वो 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे को दे दिया, लो अभी तुम पढ़ो। उसके बाद पांचों बैठ के डिस्कस करोगे था क्या इसमें, सर ने बोला क्यों था इसको रीड करने के लिए। दैट इज रियल एजुकेशन। तब हम समझेंगे कि आज हमारा सेशन जो हमने आपके साथ किया वो सक्सेसफुल रहा। अगर आप 4-4, 5-5 बच्चे मिल करके बुक खरीदो और आपस में रीड करने के बाद डिस्कस करो कि ऐसा क्या इसमें है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, आई टोल्ड यू, रिस्पेक्टफुली दो। बाय वर्किंग ऑन कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट लेकर के आओ और वो ऑटोमेटिक, अगर आप स्पीक कर रहे हो, रीड कर रहे हो तो आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इंग्लिश के बारे में हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वो एक स्किल है और हर स्किल अपने अंदर लाई जा सकती है सही एफर्ट के साथ, सही माइंडसेट के साथ। अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम एफर्ट करेंगे तो हम उस स्किल को पा जाएंगे। तो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड, लॉन्च पैड का रूल क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? किसी भी चीज में हम कंसिस्टेंट कैसे होंगे? हाउ? क्या लिखा है आपको याद है? द ट्रूथ एक स्लाइड आया था, उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था उसमें? हाँ आपको याद है? लक, क्या क्या लक के बारे में क्या था? हाँ, योर फ्यूचर इज नॉट बिल्ड बाय योर लक। ओके, देन व्हाट? क्या है? लक, इट इज डिसाइडेड बाय योर। और डेली हैबिट्स क्या आपके अंदर कौन सी एबिलिटी लेके आएंगी? कंसिस्टेंसी की। डेली हैबिट्स का मतलब क्या है कि हम रोज किसी चीज को कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? तो ये हमारा तीसरा रूल है लॉन्च पैड का। सो स्मॉल डेली विंस विल चेंज योर लाइफ। रोजाना छोटी छोटी चीजों में जब हम अपनी अचीवमेंट्स देखेंगे और जब हम एफर्ट करेंगे तो अचीवमेंट्स होंगी ही, वो हमें खुश करती हैं और उससे हमारे लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। द फोर्थ लॉन्च पैड रूल, लर्न बियॉन्ड बुक्स। बियॉन्ड बुक्स का मतलब क्या है? जो आपको हमने कह दिया साल के शुरू में कि ये बुक्स आपको खरीदनी है, वो आपके एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स हो गई। राइट? आपके पेरेंट्स आए, खरीद के दे दिए, लो अब पढ़ो साल भर। उसके बाद जैसे मैंने आज आपको रिकमेंड किया कि आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, वो बियॉन्ड बुक हो गया। कोई और किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड कर दिया, या हो सकता है अगले सेशन में मैं आपको कोई एक दूसरी बुक रिकमेंड कर दूं कि ये वाली बुक रीड करो। कभी समय, इसके बाद समय मिले तो रॉबिन शर्मा की पढ़ना, द 5 AM क्लब। आप लोगों की एज में हर 2-3 महीने में एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए, आप खुद में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। सो लर्न बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। क्या आपको सीखना चाहिए बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स? थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखो। कैसे सीखोगे? अगर आप ये बंद कर दोगे तो उसी पे आप सीख सकते हो। सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो? राइट? उसके लिए क्या करना होगा? ये स्क्रॉलिंग आपको बंद करना पड़ेगा।
आप अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगेन इट इज कंप्लीटली अप टू यू. लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी, लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन के बारे में सीखो. 5G क्या है, क्या 6G आने वाला है? हाँ, क्या चेंजेस होंगे 5G से 6G में? क्या चेंजेस हुए थे 4G से 5G में? हाँ, ये बेसिक चीजें हैं जो सबको जाननी चाहिए, सभी को आनी चाहिए. लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इनके बारे में भी बहुत सारी किताबें हैं. महात्मा गांधी की किताब पढ़ो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, किसी ने पढ़ी है? वो उनके बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की बहुत सारी स्टोरीज उसमें हैं, छोटी छोटी कहानियों के तौर पर. बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के. बट वही है कि हमें लगता है कि बस इसी में सब कुछ है, और वो हमारी एबिलिटीज को कम कर रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन को कम करता जा रहा है, एक क्राइसिस में बना दे रहा है उसको. 5th रूल क्या है? क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? चूज योर सर्कल केयरफुली. सर्कल का मतलब है आपका इन्वायरमेंट, फ्रेंड सर्कल, राइट? आप किनके साथ उठते बैठते हो. मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको. आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा. एक मेमना था. मेमना जानते हैं आप लोग? हाँ, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा, उसको मेमना कहते हैं. तो बहुत शरारती था, हम सब भी हैं. हाँ? इधर उधर हमेशा उसको जाने का मन करता था. उसकी माँ उसको रोकती रहती थी, कहाँ जा रहा है उधर, वहाँ पे गलत चीज़ें हैं, वहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, वहाँ अंधेरा है, वो खाली खाली जगह है, वहाँ मत जाओ. उसकी माँ उसको हमेशा टोकती रहती थी, लेकिन वो शरारती था. उसको नई नई जगह पे जाके नई नई चीज़ों को देखना अच्छा लगता था, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत केयरफुली कैद करके रखती थी. रखो यहीं, इसी दायरे में रहना है, इस दायरे से बाहर नहीं जाना है. वो बड़ा परेशान रहता था, किसी तरीके से वहाँ से निकल जाना चाह रहा था. तो एक दिन उसकी माँ, थोड़ा सा उसकी नज़रें हटी तो थोड़ा आगे बढ़ गया वो. तो एक भेड़िया आया और उसको बोला, मेरे साथ चलो. तो नहीं, मेरी माँ मना करती है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा. अरे तुम क्या पता है, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, चलो ना, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अब थोड़ी दूर चल के बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे. बहुत संकोच करके बेचारा चला गया, और थोड़ी दूर जाने के बाद भेड़िया उसको खा गया. राइट? ये कहानी को बताने का मतलब क्या है कि जो माँ बाप हमारे हैं, वो हमें जो भी चीज़ें बताते हैं, या टीचर्स जो भी चीज़ें बताते हैं, वो क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, आपके एज ग्रुप से गुजरने का एक्सपीरियंस रहा है, आपके एज ग्रुप में कुछ चीज़ें करने का एक्सपीरियंस रहा है. तो उन्हें पता है कि इस एज ग्रुप में क्या चीज़ें सही होती हैं, क्या चीज़ें सही नहीं होती हैं. उनका एक्सपीरियंस उनको बताता है कि हमारे बच्चे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो डरते हैं और आपको सलाह देते हैं, आपको मशवरा देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए. इसलिए नहीं कि वो आपसे कोई उनको दुश्मनी है या वो आपका बुरा चाहते हैं. वो ये चाहते नहीं है कि आप किसी से मिलो या ना मिलो. अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनको ये पता होता है. जैसे कि उस मेमने के माँ को पता था कि अगर वो थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ भेड़िया है, वो आकर के ले जाएगा. वैसे ही हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर पता होता है कि क्या चीज़ें इस एज ग्रुप में सही हैं, क्या सही नहीं है, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो हमको गाइड करते हैं. एक समय में हमको बुरा लगता है, लेकिन यही जब आप 8-10 साल और आगे बढ़ जाएंगे, उस वक्त जब आपको पेन ऑफ रिग्रेट होगा
कि वाकई में अगर पापा की या मम्मी की बात मान लिए होते तो अच्छा होता। वो दिन ना देखना पड़े तो बेहतर है। हमेशा अगर आपको कहीं कुछ डिबेट करना है, जैसे मैंने कहा, तो आप डिबेट करिए उनके साथ, रिस्पेक्टफुली डिबेट करिए, बट ये समझिए कि वो क्यों कहना चाह रहे हैं आपसे कोई भी बात, कोई भी चीज को न करने की हिदायत वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को ऑलरेडी झेल लिया है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे वैसे सिचुएशन से गुजरें जैसे सिचुएशन से वो ऑलरेडी प्रोबेबली गुजर चुके हैं। So choose your circle very carefully because your environment shapes your ambition. आप 10 साल बाद खुद को क्या देखना चाहते हैं, वो शेप कैसे होगा, जो आपकी सर्कल होगी वो उसको शेप करेगी, राइट? जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जैसा आपका सर्कल होगा, वैसे ही आपके माइंडसेट आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने मेरे बच्चे बैठे हैं सारे के सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले हों, बट अब आपको खुद में डिसाइड करना है कि आप में से कौन कौन ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं और किसको किसके साथ रहना है। सो नाउ अब हम एकदम क्लोजर पे हैं अपनी सेशन के। आप लोगों को मैंने बहुत भाषण दे दिया है, पता नहीं कितनों को क्या इम्पैक्ट करेगा, बट आई वुड वांट कि आप मेरी बातों को सीरियसली लें, क्योंकि ये एज है जब आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए। अब नहीं तो कभी नहीं, फिर आपको अंधकार ही दिखाई देगा। सो दिस इज राइट टाइम कि आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए। नाउ क्लोज योर आइज एवरीबडी, क्लोज योर आइज, खोलना मत। जो शुरू, आंखें बंद, कोई क्यों, एक दो खुली हुई हैं, आंखें बंद। आई शुड बी क्लोज्ड एवरीबडी। नाउ इमेजिन योर लाइफ 10 years फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद आप थोड़ी देर पहले जो सोच रहे थे उसको दोबारा सोचने की कोशिश करिए कि आप आपने अपनी कॉलेज स्टडीज कर ली, आप कुछ जो भी करना चाह रहे थे, बनना चाह रहे थे, वो ऑलरेडी आप बन गए हैं। आप उस सिचुएशन में खुद को देखिए जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे, और फिर इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, कितने गौरवान्वित हो रहे होंगे आपके उस जगह पर देख करके। आपको खुद कैसा फील हो रहा होगा अपने सपनों को साकार होता हुआ देखते हुए 10 साल बाद। आपको कैसा फील हो रहा होगा जब आप ये एहसास करेंगे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी भी चीज़ को लेने के लिए, पाने के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद के फंड्स हैं, आपके पास थॉट्स की इंडिपेंडेंस है। अब आपको कोई, आपके माता पिता कह नहीं रहे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी हाई है, अभी आप जैसे किसी से बात करने में हिचकते होंगे, पॉसिबली उस वक्त आप हर लेवल पे जाकर के बातें कर रहे हैं लोगों से, और आपको पूरे समाज में रिस्पेक्ट मिल रहा है कि अरे वाह, ये इन्होंने इतना कुछ कर लिया, इतना पा लिया है, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये सारी चीज़ों को आप विजुअलाइज करिए। 10 साल बाद का सिचुएशन, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप अपनी चीज़ों को अचीव कर चुके हैं। आप खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप अपने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं। जब आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आपको पैसों के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप किसी से भी बेझिझक बात कर सकते हैं, जब आपको समाज का हर व्यक्ति सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। चलिए आंखें खोलिए अब आप। क्या देखा आपने? कोई मूवी चल रही थी आपके दिमाग में? हाँ, अरे वो भी तो एक मूवी है।
हाँ, एक रील था 1 मिनट का जो मैंने आपको दिखाया अभी अभी। हाँ, इससे बेहतर रील कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। इसी को देखने का कोशिश करो और फिर देखो कितनी चेंजेस आती हैं आपके अंदर।